हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। सुखद अनुभूति देता है मधुर मिलन, आँखों में बसा है मीठा वो प्यारा वतन। पल भर ना भूले बाबा तेरा रूहे चमन, लगी है ऐसी तुमसे दिल की प्यारी लगन, लागे सदा बाबा मेरे पास हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। तेरे इशारों से बाबा हम चल रहे, तेरे पालने में बाबा हम पल रहे। स्वर्ग बनाने मन से सेवा कर रहे, वरदानों से झोली अपनी भर रहे, तेरी बाहों में जीवन अपना आबाद हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। संगम युग में प्यारा प्यारा भाग्य मिला, मन के चमन में कितना सुहाना गुल खिला। दिव्य गुणों के रत्नों से हम हुए संपन्न, अपने जैसा हमको बनाते ओ प्राण धन, गुजरे न ऐसा
एक पल तुमसे ना बात हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा। ओम शांति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम अभी प्रश्न कैसे बनाना ये सीख रहे हैं और हमने कल कितने प्रकार के प्रश्न हैं वो देखे और फिर जिन प्रश्नों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है, जिसे हम इंग्लिश में यस नो क्वेश्चन कहते हैं, वो सीखे। इन प्रश्नों पे एक नजर डाल दे कि वो किस तरह बनते हैं, रिवीजन कर ले, उनके नियम याद कर ले। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ कमेंट जो मैंने टेलीग्राम पे पढ़ी तो मुझे लगता है कि एक बार फिर ये दिखा देना चाहिए। मैं मेरे विद्यार्थी को हमेशा कहता हूं कि मनुष्य का कोई एक रूप नहीं होता, और मैंने मेरा भी उदाहरण दिया था कि मैं पिता भी हूं और पुत्र भी हूं। तो इसी तरह शब्दों का भी होता है कि आप किस संदर्भ में शब्द की चर्चा कर रहे हैं। तो कल मैंने बताया था कि हम अभी टू बी वर्ब पे है, जिसका कॉन्जुगेशन होता है एम, इज, आर, वॉज, वेर और फ्यूचर के लिए बी। ये क्रियापद जब अकेला आता है, अपने आप आता है, तो वो स्थिति या परिस्थिति दिखाता है, ये क्रिया नहीं दिखाता। ये क्रियापद ही ऐसा है, ये क्रिया नहीं दिखा सकता।
लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं जो भी हूँ, जो भी स्थिति परिस्थिति है, ये टू बी क्रियापद के कॉन्जुगेशन वाले वर्ब से दिखाए जाते हैं और इसमें वो अकेले आते हैं, इसके साथ और कोई भी क्रियापद नहीं होता। जब टू बी क्रियापद अकेला आता है तो अपने आप में वो क्रियापद है, इसे इंग्लिश में लिंकिंग वर्ब बोलते हैं और इसमें उसका सहायक क्रियापद का, ऑक्सिलरी वर्ब का कोई रोल नहीं होता अगर वो अकेला है तो इसका प्रश्न बनाना बहुत सरल है। आपको क्रियापद को सब्जेक्ट के आगे लाके रख देना है। आई एम ए टीचर, एम आई ए टीचर, वी आर टीचर्स, आर वी टीचर्स। ये पूरा लिस्ट हमने कल देखा था, बहुत सरल है। आपको क्रियापद वाला शब्द आगे रख देना है। अगर वॉज है तो भी यही होगा, आई वॉज सिक, वॉज आई सिक, यू वेर सिक, वर यू सिक। तो इस तरह से बड़े सिंपल तरीके से इसके प्रश्न बन जाते हैं। शर्त इतनी है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं होना चाहिए। आई एम वॉकिंग में ये रूल नहीं लागू पड़ेगा क्योंकि यहाँ एम ऑक्सिलरी सहायक वर्ब के तरीके से आता है। हम जो अभी चर्चा करते हैं इसमें टू बी अपने आप खड़ा है, ये सहायक क्रियापद के रूप में नहीं इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह का दूसरा क्रियापद है टू हैव। टू हैव भी दो रोल अदा कर सकता है, अपने आप अकेले वर्ब के रूप से आ सकता है या परफेक्ट एस्पेक्ट में क्रियापद के साथ जुड़ के सहायक क्रियापद ऑक्सिलरी वर्ब भी बन सकता है। लेकिन टू बी और टू हैव में फर्क क्या है कि टू बी में सिर्फ क्रियापद को आगे लाने से काम हो जाता था। आई एम ए टीचर, एम आई ए टीचर। टू हैव में ऐसा नहीं होता है, हैव में हम डू को बाहर निकालते हैं और अगर हैव का कोई टेंस है तो उसका कॉन्जुगेशन डू पे होता है क्योंकि हैव पे नहीं होगा। ये नियम हमेशा रहेगा इंग्लिश में, चाहे आप प्रश्न बनाते हैं या नेगेटिव करते हैं। तो आई हैव अ पेन, तो हैव आगे नहीं आएगा टू बी की तरह, आपको डू आगे रखना पड़ेगा। डू आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन। ही हैज अ पेन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैव का हैज हो गया। ही हैज अ पेन, डज ही हैव अ पेन। तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे। और अगर हैव का भूतकाल उपयोग में आता है, हम उसकी बात करते हैं, तो he had a pen, इसका हो जाएगा did he have a pen, do का did हो जाएगा did did। तो इस तरह से have के प्रश्न बनते हैं। और तीसरा आता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के दो प्रकार है, एक ऐसा टेंस और ऐसा एस्पेक्ट जिसमें क्रियापद में एक ही शब्द होता है, और ये दो ही केस ऐसे है। हालांकि आपको तीन वाक्य जरूर दिखते हैं, वो जो मैंने सिर्फ आपको डू के लिए दिखाया है, लेकिन सीरियल नंबर का पहला वाक्य और सीरियल नंबर 2 का पहला वाक्य, यानी सिंपल एस्पेक्ट प्रेजेंट टेंस, सिंपल एस्पेक्ट पास्ट टेंस। ये दो ही जगह ऐसी है जहां पे क्रियापद में एक ही शब्द होता है और यहाँ पे डू का नियम लगेगा, आपको डू बाहर निकालना पड़ेगा और कॉन्जुगेशन डू पे होगा। पहली लाइन में अशोक ईट्स बनाना, अशोक थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ईट का हमने ईट्स किया है वाक्य के अंदर, सेंटेंस में। तो जो प्रश्न है इसमें ईट का ईट्स नहीं होगा, डू का डज होगा और ईट को आप ईट ही रखेंगे, दोनों जगह कॉन्जुगेशन नहीं करेंगे। डज अशोक ईट अ बनाना। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो यू ईट आता है तो प्रश्न में डू आएगा, डज नहीं आएगा। और सीरियल नंबर 2
अगर हम भूतकाल की बात करते हैं, ईट के बदले एट लिखते हैं, तो डू का भी भूतकाल हो जाएगा, डीड हो जाएगा। तो ये दो ही जगह ऐसी है जहां पे क्रियापद में एक शब्द आता है, तो और वो सिंपल एस्पेक्ट में ही आता है, प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में भी नहीं आता। तो इस तरह से इनके प्रश्न बनते हैं। यहां तक हमने कल सीखा था। अब अगली स्लाइड पे क्या होगा कि इस स्लाइड पे जो सेंटेंस ब्लू है वो रेड हो जाएंगे, क्योंकि हमने इस स्लाइड पे उनको पढ़ लिए, और जो रेड है वो ब्लू हो जाएंगे। तो अभी सीरियल नंबर 1 में तीसरी लाइन में देखते हैं, अशोक इज ईटिंग अ बनाना। अब यहां क्रियापद में दो शब्द है, तो डू नहीं आएगा, डू की कोई जरूरत नहीं है, हम इस को आगे लेके आएंगे। जब भी क्रियापद में 2 या 3 शब्द होते हैं, तो सिर्फ पहला शब्द सब्जेक्ट के आगे आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। अशोक इज ईटिंग अ बनाना, इज अशोक ईटिंग अ बनाना, अशोक हैज ईटन अ बनाना, ये परफेक्ट एस्पेक्ट है। हैज अशोक ईटन अ बनाना, यू हैव ईटन अ बनाना, हैव यू ईटन अ बनाना। आप वाक्य, सेंटेंस और एग्जाम्पल, जो प्रश्न के एग्जाम्पल है, इनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर एक भी नया शब्द नहीं है, एक भी नया शब्द नहीं है। जो शब्द सेंटेंस में है वही शब्द प्रश्न में है। फर्क इतना है कि प्रश्न के अंदर क्रियापद में आने वाले 2 या 2 से ज्यादा शब्द में से पहला शब्द सब्जेक्ट के पहले रख दिया गया है, लेकिन वाक्य में और प्रश्न में शब्द की गिनती भी वही है, उनका प्रकार भी वही है, वही के वही शब्द है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। अब हम सीरियल नंबर 2 पे जाते हैं। दूसरा सेंटेंस, अशोक वॉज ईटिंग अ बनाना। वॉज अशोक ईटिंग अ बनाना। अपने ऊपर देखा अशोक इज ईटिंग है, तो इज अशोक ईटिंग होता है। यहाँ अशोक वॉज ईटिंग है, तो वॉज अशोक ईटिंग हो जाएगा। अशोक had eaten a banana, had Ashok eaten a banana, Ashok will eat a banana, will Ashok eat a banana। अब देखो सीरियल नंबर 3, इसके क्रियापद में 3 शब्द है, will be eating, लेकिन अपना नियम याद रखना, सिर्फ और सिर्फ पहला शब्द आगे आएगा। अशोक will be eating a banana, will Ashok be eating a banana, अशोक will have eaten a banana। यहाँ पे भी 3 शब्द है, अशोक will have eaten a banana, will अशोक have eaten a banana। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। बड़े सिंपल है, क्योंकि आपको प्रश्न के अंदर कोई नया शब्द आता ही नहीं है, आपको सिर्फ इसका क्रम चेंज करना है। जो क्रियापद अंदर है उसका पहला शब्द आपको बाहर लाना है, सब्जेक्ट के आगे रख देने का है, सब्जेक्ट के पहले रख देने का है, इससे प्रश्न बन जाता है। अभी मैं आपको डमी प्रोनाउन वाले कुछ वाक्य देता हूं, और इसमें मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रखा है। वो कॉम्प्लिकेशन है, मैंने वाक्य थोड़े, कुछ वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि प्रश्न तो उनके भी बनाने पड़ेंगे। तो मैं सारे वाक्य बोल देता हूं। देयर इज मिल्क, इज देयर मिल्क, देयर इज नो मिल्क, इज देयर नो मिल्क, दीज आर एप्पल्स, मैंने यहां जानबूझ के बहुवचन रखा है, दीज आर एप्पल्स, आर दीज एप्पल्स, सॉरी, देयर आर एप्पल्स, आर देयर एप्पल्स, देयर आर नो एप्पल्स, आर देयर नो एप्पल्स, इट इज रेनिंग, इज इट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, यहां गलती है मेरी, इज इट नॉट रेनिंग, इट इज वेरी फॉगी, इज इट वेरी फॉगी।
इट इज नॉट वेरी फॉगी, इज इट नॉट वेरी फॉगी। तो यहां तक जो सीरियल नंबर 4 है वहां तक यही बात होती है कि सेंटेंस में जितने शब्द है उतने ही शब्द प्रश्न में आते हैं, सिर्फ इनका क्रम बदली हो जाता है और कुछ नहीं होता। सब्जेक्ट के पहले आपको टू बी का कॉन्जुगेशन रख देने का है, जो प्रेजेंट टेंस में इज या आर हो सकता है और पास्ट टेंस में वॉज या वेर हो सकता है। हम पास्ट टेंस का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसके लिए हम फिर सीरियल नंबर 1 में जाते हैं। देयर इज मिल्क, उसका पास्ट टेंस होगा देयर वॉज मिल्क। तो इसका प्रश्न बनेगा वॉज देयर मिल्क? देयर इज नो मिल्क, इसका पास्ट टेंस होगा देयर वॉज नो मिल्क। वॉज देयर नो मिल्क? देयर आर एप्पल्स, पास्ट टेंस होगा देयर वेर एप्पल्स। Were there apples? There are no apples. There were no apples. Were there no apples? तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल है। इसका was होगा, आर का वेर होगा, बाकी का लॉजिक वैसा का वैसा रहता है। सीरियल नंबर 5 से थोड़ा सा फर्क आता है। नियम में कोई फर्क नहीं आता है, बोलने में फर्क आता है। तो मैंने जहां WR लिखा है उसका मतलब होता है रिटन, लिखने में आप क्या लिखेंगे। और जहां SP लिखा है उसका मतलब होता है स्पोकन। आप अगर मित्र के साथ बात करते हैं तो किस तरह बात करेंगे, या घर में फैमिली मेंबर्स बात करते हैं तो कैसी बात करेंगे। और ये बात बड़ी इनफॉर्मल होती है, इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती। और इसमें मेरे उच्चार भी देखना, खास करके स्पोकन में उच्चार थोड़ा बदल जाता है, तो ध्यान से सुनना। पहले रिटन, यू डू नॉट हैव अ कंप्यूटर। शब्द वही रहेंगे प्रश्न के अंदर, सिर्फ डू बाहर निकल जाएगा। अभी देखो मैं आपको यहाँ और एक चीज बताता हूं कि मैंने ये सेंटेंस इस तरह पसंद किया है कि हम नॉट बनाने में भी डू का प्रयोग करते हैं। तो आप वाक्य में भी देखेंगे तो डू आ गया। यू डू नॉट हैव अ कंप्यूटर, यू हैव अ कंप्यूटर, इसका ऑपोजिट है यू हैव अ कंप्यूटर। आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है। यू डू नॉट हैव अ कंप्यूटर, तो डू का प्रयोग हुआ। प्रश्न में डू तो आएगा ही आएगा, लेकिन दो डू नहीं आएगा, एक ही आएगा। प्रश्न का डू गिनो या नेगेटिव का डू गिनो, एक ही डू आएगा। डू यू नॉट हैव अ कंप्यूटर, अगर आप लिखते हैं किसी को ईमेल लिखते हैं या और कोई नोट लिखते हैं हाथ से, तो आपका प्रश्न WR वाला रहेगा, डू यू नॉट हैव अ कंप्यूटर। और उच्चार भी सिंपल है, डू यू नॉट हैव अ कंप्यूटर। और जहां तक लिखाई का सवाल है, लहजा होगा या नहीं होगा, इंटोनेशन होगा या नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बोलते नहीं है, आप लिखते हैं। लेकिन जब आप 5SP पे जाएंगे, स्पोकन इंग्लिश, तो सेंटेंस तो वही का वही रहेगा, यू डू नॉट हैव अ कंप्यूटर। लेकिन अभी ध्यान से देखो, प्रश्न में जो नॉट यू के पीछे था, इसके ऊपरी वाली लाइन में देखो, ऊपर की लाइन में यू के पीछे था नॉट। ये नॉट स्पोकन इंग्लिश में यू के पहले आ जाता है और डू के साथ मिलके इनका शॉर्ट फॉर्म बनता है DON''T। इंग्लिश में जो भी अक्षर को छोड़ देते हैं तो उसके लिए एपोस्ट्रोफी का साइन रखते हैं। तो हमने नॉट में से ओ छोड़ दिया, नॉट वाला ओ, तो ओ की जगह पे एपोस्ट्रोफी आ गया। और इसका उच्चार डू नॉट नहीं होगा, डोंट होगा। लेकिन इसकी जो जानने जैसी बात यह है, डोंट में नहीं है, यू में है। ये यू का उच्चार थोड़ा सा बदल जाएगा जब आप साथ में वाक्य बोलेंगे। मैं बोल के दिखाता हूं आपको। डोंट यू हैव अ कंप्यूटर, आपको च सुनाई देगा। डोंट यू हैव अ कंप्यूटर, यू डू नॉट हैव अ कंप्यूटर। रिटन, डू यू नॉट हैव अ कंप्यूटर। स्पोकन, डोंट यू हैव अ कंप्यूटर।
अब हम सीरियल नंबर 6 पे जाते हैं। दे हैव ए प्रॉब्लम, उनको एक समस्या है। इसका प्रश्न सिंपल है, डू दे हैव अ प्रॉब्लम। अब 6 रिटर्न में जाते हैं, WR में। दे डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम। रिटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ता, डू दे नॉट हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन अब 6 स्पोकन में देखिए, वाक्य वही रहता है, दे डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम, लेकिन प्रश्न में फिर से नॉट पहले आ जाता है, दे के पहले आ जाता है, और उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, नॉट का ओ छोड़ दिया जाता है, और उसकी जगह पे एपोस्ट्रोफी एस आता है। और जब आप इंटोनेशन से बोलेंगे, लहके से बोलेंगे, तो च का उच्चार आएगा। लेकिन ये च का उच्चार कहाँ आता है? सीरियल नंबर 5 स्पोकन में यू के साथ, क्योंकि यू अपने आप में एक अर्धस्वर है। लेकिन यहां मैंने यू के बजाय दे इस्तेमाल किया है। तो दे टी से शुरू होता है, ध है, ये कंप्लीट संपूर्ण व्यंजन है, तो यहाँ पे डोंट के साथ अलग उच्चार नहीं होता है। इसका उच्चार होगा डोंट दे हैव अ प्रॉब्लम। तो च का इफेक्ट यहाँ नहीं आएगा, च का इफेक्ट सिर्फ 5 स्पोकन में आता है। डोंट यू हैव अ कंप्यूटर, डोंट यू यहाँ पे आएगा लास्ट लाइन में, डोंट दे हैव अ प्रॉब्लम। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसके जो नियम है वो समझ लेने पड़ेंगे। ये नियम समझना बिल्कुल कठिन नहीं है, आप एक कागज पे आराम से लिख सकते हो। टू बी ऑक्सिलरी नहीं, अपने आप में लिंकिंग वर्ब, मतलब टू बी संपूर्ण क्रियापद, सिर्फ क्रियापद सब्जेक्ट के पहले आएगा। एम आई अ टीचर, शर्त इतनी कि टू बी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होना चाहिए, सहायक वर्ब नहीं होना चाहिए, मुख्य वर्ब होना चाहिए। अकेला, इसमें कोई क्रिया नहीं है, फिर भी वो अकेला क्रियापद है, इसमें और कुछ भी नहीं है। और क्रिया नहीं है इसलिए यहाँ पे टू बी वाला क्रियापद सिर्फ स्थिति और परिस्थिति दिखा सकता है, क्रिया नहीं दिखा सकता। आई एम सिक, ये परिस्थिति है मेरी, मैं बीमार हूं। टू हैव, यहाँ पे टू हैव भी अकेले आया है, सहायक वर्ब के रूप में नहीं आया है, और ये मालिकी अथवा कब्जा दिखाता है कि ये मेरे पास ओनरशिप है, ये घर मेरा है। जैसे कोई ड्राइवर होता है तो सेठ उसको गाड़ी दे देते, खास करके जिसको डिलीवरी करनी है, माल की डिलीवरी लानी है, यहाँ से ये लाना है, यहाँ से वो दे के आना है, इसको एयरपोर्ट छोड़ के आना है। तो गाड़ी की मालिकी होती है सेठ की, लेकिन पोजेशन, कब्जा होता है ड्राइवर के पास। तो दोनों हैव बोलेंगे, मालिक भी बोलेगा आई हैव अ कार, बोलो कोई काम है तो बोलो, आपको कहीं जाना है तो मेरा ड्राइवर छोड़ देगा आपको, तो मालिक भी बोलेगा आई हैव अ कार। ये अपने आप में संपूर्ण क्रियापद है, सहायक क्रियापद नहीं है। और ड्राइवर को कोई फैमिली मेंबर फोन करेगा, सेठ की पत्नी फोन करेंगी कि तेरे पास गाड़ी है तो इतना सामान लाना है मेरा, तो ड्राइवर बोलेगा हाँ मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार। इसका मतलब ये नहीं वो मालिक बन गया, लेकिन कब्जा है उसके पास। तो ड्राइवर भी बोलेगा हाँ मैडम आई हैव अ कार, बोलो क्या लेके आने का है। तो हैव में डू बाहर निकलता है। आपको दो ही चीज याद रखना है कि टू बी और टू हैव अपने आप में संपूर्ण क्रियापद है, सहायक क्रियापद की हैसियत से नहीं आए हैं, दूसरा कोई क्रियापद नहीं है। टू बी और टू हैव के द्वारा कोई क्रिया दिखाई नहीं जाती है, और टू बी अकेला अपने आप प्रश्न बना लेता है, टू हैव के लिए हमें डू बाहर निकालना पड़ता है। इस तरह से आप याद करो। उसके बाद एक्शन वर्ब आते हैं। एक्शन वर्ब में भी दो नियम है। वो एक्शन वर्ब, वो एक्शन क्रियापद जिसमें एक शब्द है, और वो एक्शन क्रियापद जिसमें दो शब्द है। अगर आपको एक शब्द वाला क्रियापद सीखना है तो इस स्लाइड से सीख लीजिए, अगर दो शब्द वाला क्रियापद सीखना है तो इस साइड से सीख लीजिए। इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई तकलीफ है
तो टेलीग्राम तो है, आप मुझे लिख सकते हैं, मैं इसका जवाब दे दूंगा। ये दूसरे डमी प्रोनाउन वाले क्रियापद है, देयर इज मिल्क, देयर इज नो मिल्क। और यहां पे मैं आपको यस नो क्वेश्चन की एक छोटी सी प्रैक्टिस देता हूं कि आपको डबल कॉन्जुगेशन, दो बार कॉन्जुगेशन कैसे नहीं करना है। तो ये चीज टेलीग्राम में लिखना मुश्किल है क्योंकि वहां ये स्ट्राइक थ्रू वगैरह नहीं अलाउ करते हैं। तो मीना रिसीव्ड अ गिफ्ट, ये भूतकाल है, पास्ट टेंस है, रिसीव्ड, तो डू का डीड हो गया, डीड मीना रिसीव अ गिफ्ट। तो रिसीव का पास्ट टेंस नहीं होगा, इसलिए मैंने लाल अक्षर में ईडी लिखा है और काट दिया है, दोबारा कॉन्जुगेशन नहीं होगा। मीना वॉज रिसीविंग गिफ्ट्स, तो यहाँ वॉज आगे आ जाएगा, वॉज मीना रिसीविंग गिफ्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 में पहले वाक्य में क्रियापद में एक ही शब्द है, इसलिए डिड आया। दूसरे वाक्य में वॉज रिसीविंग 2 शब्द है, तो वॉज आगे आ गया। तीसरे वाक्य में 2 शब्द है, मीना हैड रिसीव्ड अ गिफ्ट, 2 शब्द है तो सिर्फ हैड आगे आ गया। यही बात नॉट में नीचे होती है, मीना डिड नॉट रिसीव अ गिफ्ट। अब डिड में कॉन्जुगेशन हो गया भूतकाल का, तो वाक्य के अंदर भी ईडी नहीं आएगा रिसीव के साथ। तो मीना डिड नॉट रिसीव अ गिफ्ट, डिड मीना नॉट रिसीव अ गिफ्ट। और अगर बोलना है आपको तो डिडंट मीना रिसीव अ गिफ्ट, नॉट आगे आ जाएगा, जो मैंने अगली स्लाइड पे आपको सिखाया। यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि रिसीव के अंदर जो वर्तमान काल वाला रिसीव है, इसमें पीछे ई आता है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ई और डी दोनों काट डाले हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि आपको रिसीव का भूतकाल नहीं बनाना है। लेकिन रिसीव जब अकेला भी आता है तो एंड में ई तो आएगा ही आएगा। सीरियल नंबर 2 का दूसरा वाक्य, मीना वॉज नॉट रिसीविंग गिफ्ट्स, वॉज मीना नॉट रिसीविंग गिफ्ट्स। स्पोकन में वॉजंट मीना रिसीविंग गिफ्ट्स, मीना हैड नॉट रिसीव्ड अ गिफ्ट, हैड मीना नॉट रिसीव्ड अ गिफ्ट। स्पोकन में हैडंट मीना रिसीव्ड अ गिफ्ट। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, ये इतना कठिन नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप जो वाक्य मुझे पूछते हो, दो बात मैं आपसे करना चाहता हूं जो टेलीग्राम से जुड़ी हुई है। मैं टेलीग्राम पे काफी चीज आपकी पढ़ता हूं और मुझे लगता है मेरा स्ट्राइक रेट 90 से भी ज्यादा है। मैं आपके 90% से ज्यादा प्रश्न के जवाब दे पाता हूं मैं, क्योंकि मुझे पीछे पीछे बहुत जाना पड़ता है। तो जब लंबी ट्रेल हो जाती है तो कई बार कोई प्रश्न रह जाता है मुझसे। सबसे पहली बात कि आप जो हिंदी प्रश्न पूछते हो, ये आपकी तकलीफ है, आप पूछिए, मुझे भी आनंद होता है इसका जवाब देने में। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न दूसरे मेंबर्स भी पूछते हैं, तो आपको टेलीग्राम को अपनी टेक्स्ट बुक समझ के पढ़ना है। भले प्रश्न दूसरों का है, लेकिन वो भी आप पढ़िए, उसका मेरा जवाब भी पढ़िए, तो आपको रेडीमेड मसाला मिल जाएगा सीखने का। क्योंकि ये मेरी हैबिट है, मेरी आदत है कि जब आप मुझे भाषांतर पूछते हैं तो मैं सिर्फ भाषांतर लिख के नहीं दे देता। इस भाषांतर में मैंने कौन से शब्द सिलेक्ट किए, पसंद किए, कौन से नहीं किए, इसका क्या होता है, उसका क्या होता है, ये सारा चीज मैं एक लंबा पैराग्राफ लिख के आपको समझाता हूँ। ये अपने आप में एक टेक्स्ट बुक बन जाती है। जैसे आज किसी मेंबर ने स्नान के बारे में पूछा था, तो मैंने उनको ये भी समझाया था कि हम बेद का उपयोग क्रियापद के जरिए कब करेंगे और टू टेक बात कब बोलेंगे। ये सारी चीज आपको गूगल पे या टेक्स्ट बुक में मिल सकती है, लेकिन जितनी रेडीमेड अपने ग्रुप में मिलती है इतनी आसानी से कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो आप टेलीग्राम को टेक्स्ट बुक बना के दूसरे मेंबर्स के भी प्रश्न पूछो, ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने बताया कि आप पूछेंगे तो मैं जरूर आपको जवाब दे दूंगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एंड में आपको सीखना है,
आपको लिखना है, आपको बोलना है, आपको पढ़ना है। तो जब आप हिंदी वाक्य भेजते हैं तो उसके साथ आप इंग्लिश ट्रांसलेशन आपका भेजो। अगर एक वाक्य में 2 गलती है, नो प्रॉब्लम। एक शब्द में भी 2 गलती है, नो प्रॉब्लम। मैं कभी चिढ़ के उटपटांग वाक्य नहीं लिखता। मैं आपको प्रेम से समझाता हूँ कैसे करने का। और इसके बाद भी जब आपका जवाब नहीं आता है तो थक के 2-4 घंटे के बाद आपका जवाब भी मैं दे देता हूँ। मैं कई बार मेंबर्स को बोलता हूँ कि आपका हिंदी जो वाक्य है वो इंग्लिश में लिख के दो मुझे, हिंदी भाषा में इंग्लिश नियम से, लेकिन वो भी नहीं आता है कई बार। तो फिर उनको भी मैं जवाब दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सिलसिला कहाँ तक चालू रहेगा कि आप हिंदी पूछते रहेंगे, मैं इंग्लिश देता रहूंगा? इसमें तो मेरा इंग्लिश पक्का होगा, आपका नहीं होगा। तो आप इंग्लिश भी लिखो, हिंदी भी लिखो, इंग्लिश भी लिखो। कितना भी गलत इंग्लिश है, कम से कम मुझे समझ में आएगा कि आप कहाँ पे है, आपको अभी क्या क्या सीखना बाकी है। तो ये इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि आप इंग्लिश में लिखो। और मेरी तीसरी रिक्वेस्ट है कि हिंदी के मंच पे खड़े रह के इंग्लिश मत सीखो। इस तरह से आप इंग्लिश कभी सीख नहीं पाओगे, कभी इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। ठीक है, जो भी वाक्य आपके मन में आया वो आपने हिंदी में लिखा, लेकिन आपने हिंदी में हिंदी नियम से लिखा है। मैंने उसके बाद आपको बोला, कई बार बोल चुका हूं कि यही हिंदी वाक्य हिंदी भाषा में इंग्लिश नियम से लिखो। ये सेंटेंस नंबर 2 होगा। आपका पहला सेंटेंस होगा, मैं खाना पकाती हूं। आपका दूसरा सेंटेंस होगा हिंदी भाषा में, मैं पकाती हूं खाना। और फिर ये जो दूसरा नंबर वाला सेंटेंस है, इसका आप इंग्लिश करो, आई एम कुकिंग फूड या आई कुक फूड, जो भी आपका एस्पेक्ट है। शुरू में इस तरह से करो, आपका हिंदी वाक्य, हिंदी भाषा में इंग्लिश वाक्य, इंग्लिश भाषा में इंग्लिश वाक्य। जब आपकी इंग्लिश पे इतनी पकड़ नहीं है तो सेंटेंस नंबर 1 से सेंटेंस नंबर 3 में जाने में आपको कष्ट होगा। और मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वाक्य लिखते हो इंग्लिश में, उसको एंटर मारने से पहले एक बार देख लो कि क्या आपके शब्दों का क्रम सही है। क्रम क्या है इंग्लिश में? सबसे आगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कई बार ये क्रम भी नहीं होता है, तो ये गलत है। क्रम क्यों नहीं होता है कि आप आपके दिमाग से ये आइडिया निकालते नहीं हो कि मैं हिंदी नहीं इंग्लिश सीख रहे हो। आप इंग्लिश सीख रहे, आप हिंदी नहीं सीख रहे। तो हिंदी नियम को भूल जाओ और इंग्लिश का जो नियम है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रियापद, कर्म, इसी ऑर्डर में आएगा। और एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे आखिरी, कि जब आप हिंदी वाक्य बनाते हैं तो अभी ये 19 अगस्त से हमने अभियान शुरू किया था सिखाने का। तो आप और मैं कितने केले खा चुके हैं। मैं केला खाता हूँ, मैं खाना पकाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं सब्जी खरीदता हूँ। तो ये 3 शब्द वाले वाक्य छोड़ के आपके वाक्य को थोड़ा लंबा करते जाओ। मैंने आपको बताया था कि वाक्य में 3 जगह पे नाउन आता है। कर्ता में नाउन आता है, कर्म में नाउन आता है, और प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑन द टेबल, तो द टेबल इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, तो वहां पे नाउन आता है। तो इस नाउन के बारे में कोई छोटा मोटा एडजेक्टिव डाल दो। आप जो क्रियापद पसंद करते हो उसके बारे में कोई एडवर्ब डाल दो। और आपके वाक्य में भी थोड़ी विविधता लेके आओ। हर बार हम सब्जी खरीदेंगे, दूध ही खरीदेंगे और खाना ही पकाएंगे तो आगे कब बढ़ेंगे हम? तो आपके हिंदी वाक्य में भी थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए, तो आपको भी नई नई चीज जानने मिलेगी। तो इस रिक्वेस्ट के साथ मैं आज की सेशन समाप्त करता हूं। कल हम WH क्वेश्चन लेंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो इवनिंग।